हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी हम लोगों की 7 फरवरी 2023 को सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से पर्यावरण अध्ययन और ईवीएस से जो आपका प्रश्न पूछा गया था उस सभी प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यह सभी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि कब पूछा गया था? तो 7 फरवरी 2023 को। ठीक है, कब पूछा गया था? 7 फरवरी 2023 को यह प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको सीटेट यदि पास करना है तो आप वर्ष 2011 से लेकर के वर्ष 2024 तक अब तक सीटेट की एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सिर्फ उसी प्रश्न को फॉलो करते हैं, उसी प्रश्न को पढ़ते हैं, उसी प्रश्न से टेस्ट लगाते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप निश्चित रूप से सीटेट की एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। यही सब प्रश्न आपको सीटेट की एग्जाम में देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत भाषा परिवर्तन दिखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन की लेवल, क्वेश्चन की प्रकृति सब यही सब देखने को आपको मिलेगा आपका सीटेट की एग्जाम में। तो कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ आप वर्ष 2011 से लेकर के वर्ष 2024 तक सीटेट की एग्जाम में अब तक जितने भी प्रश्न पूछा गया है सिर्फ उतना ही प्रश्न पढ़ लीजिए। मैं कहता हूँ आप सीटेट की एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए लगातार 2011 से लेकर के आज हमारा होगा वर्ष 2023 का क्वेश्चन। अब तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है सभी का वीडियो सभी क्वेश्चन को मैं पढ़ा दिया हूँ। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आज हमारा वर्ष 2023 7 फरवरी 2023 में आपका कई डेट में एग्ज़ाम हुआ है सीटेट की, तो उन सभी डेट का आज हमारा 7 फरवरी 2023 का जो आपका सीटेट में ईवीएस से प्रश्न जो पूछा गया था उस प्रश्न को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम इस प्रकार लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। टैपियोका, जिसको हम कहते हैं कसावा, पौधों का खाने योग्य हिस्सा ए है और यह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है? थोड़ा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर टैपियोका क्या है। टैपियोका क्या है? आप जानते हैं कि टैपियोका क्या है? चलिए इसको थोड़ा विस्तार से आपको बता दूं कि टैपियोका क्या होती है। देखिए दोस्तों, टैपियोका जो है आपका अंग्रेजी नाम है। क्या है आपका? अंग्रेजी नाम है टैपियोका। इसको हिंदी में कहते हैं कसावा। क्या कहते हैं? कसावा कहते हैं, कसावा। और उसके बाद इसका दूसरा नाम है आपका यूका या मनीहोंट भी कहते हैं इसको। किसको? आपको टैपियोका को। ठीक है, टैपियोका क्या है? इंग्लिश नाम है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कसावा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कसावा कहते हैं। इसे और दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है कसावा, यूका या मनीहोट या क्या है, एक्सुलेटा भी इसको कहा जाता है। किसको? टैपियोका को। तो समझ गए कि टैपियोका क्या है? तो टैपियोका जो है आपका अंग्रेजी नाम है जिसका हिंदी नाम है आपका कसावा, और हिंदी नाम कसावा है। और इसको अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं युक्का या मनीहोट या एक्सुलेंटा। ठीक है, टैपियोका का अन्य नाम है। तो जान गए टैपियोका क्या है। अब जानते हैं कि टैपियोका क्या है। टैपियोका जो है यह टैपियोका, जिसका अंग्रेजी नाम है टैपियोका, इसको हिंदी में कहते हैं कसावा, पौधों की जड़ से प्राप्त एक स्टार्च होता है। टैपियोका क्या है? पौधे की जड़ से प्राप्त एक स्टार्च है। यह कंद है जो शकरकंद जैसा दिखता है। टैपियोका क्या है? तो टैपियोका जो है पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। टैपियोका क्या है? पौधे की जड़ से प्राप्त एक स्टार्च होता है और यह कैसा होता है? आपका शकरकंद जैसा दिखता है। ठीक है, आपको बता दूं कि टैपियोका से ही साबूदाना बनाया जाता है। टैपियोका से क्या बनाया जाता है? आपका साबूदाना बनाया जाता है। थोड़ा इस पर और विस्तार से मैं आपको बता दूं कि टैपियोका से साबूदाना किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, टैपियोका से साबूदाना बनाने के लिए पहले जो है ना, टैपियोका को, जिसको हम हिंदी में कसावा कहते हैं, को छीलकर
धोया जाता है। साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो टैपियोका जिसको हम कसावा कहते हैं हिंदी में, उसको छीलकर धोया जाता है, फिर पीस कर स्टार्च निकाला जाता है। उस टैपियोका को पहले क्या किया जाता है, धोया जाता है, छीलकर धोया जाता है और फिर पीस कर क्या है उससे स्टार्च को निकाला जाता है। ठीक है। कसावा की जड़ों को साफ किया जाता है। कसावा की जड़ को क्या है, साफ किया जाता है, छीलकर धोया जाता है। फिर क्या करते हैं कि फिर जड़ को पीसकर एक पेस्ट बनाते हैं। जड़ को पीसकर क्या बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं और इस पेस्ट को पानी में उबालकर एक स्टार्च से क्या करते हैं, एकत्रित किया जाता है। और इस पेस्ट को पानी में उबालकर क्या करते हैं, स्टार्च को एकत्रित करते हैं। ठीक है। और स्टार्च को सुखाया जाता है। स्टार्च को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर छोटे छोटे दानों में आकार दिया जाता है। तब क्या है, आपका बनकर क्या है, साबूदाना बनकर तैयार हो जाता है। तो साबूदाना क्या है आपका, साबूदाना जो है यह आपका टैपियोका से बनाया जाता है। ठीक है। टैपियोका से बनाया जाता है आपका साबूदाना। साबूदाना शाकाहारी है और इसे व्रत या उपवास में क्या है लोग खाते हैं। अब देखते हैं ना कि जो लोग व्रत या उपवास करते हैं वो खाने के दौरान इसका उपयोग करते हैं, किसका, साबूदाना का। तो समझ गए ना कि टैपियोका क्या है, टैपियोका से क्या चीज़ बनती है। तो टैपियोका जो है यह आपका टैपियोका जो है आपका पेड़ की जड़ से प्राप्त होती है, पौधों की जड़ से प्राप्त होती है। ठीक है। टैपियोका जिसको हम हिंदी में कसावा कहते हैं, तो यह क्या है, पौधों की जड़ से प्राप्त होती है। ठीक है। और इसी टैपियोका से साबूदाना बनाया जाता है। तो बता दिए कि टैपियोका क्या है। आप जानते हैं कि टैपियोका कहाँ उगाया जाता है। तो टैपियोका जो है आपका केरल में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है, केरल में उगाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को, केरल में ज़मीन के अंदर इस टैपियोका को उगाया जाता है। ठीक है। और केरल के लोग जो है ना टैपियोका को करी में क्या है डालकर खाते हैं। ठीक है। कहाँ के लोग, केरल के लोग, इसको याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर आपका प्रश्न कह रहा था कि टैपियोका पौधों का खाने योग्य हिस्सा ये है जो बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। तो आपका ये जो है ना, ये आपका टैपियोका है। ठीक है। और पौधों का खाने योग्य हिस्सा आपका ये है। तो ये क्या है, टैपियोका जो पौधे के जड़ से प्राप्त होता है, तो ये क्या है, जड़ हो जाएगा। और बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। तो ये कहाँ उगाया जाता है आपका, ये उगाया जाता है आपका केरल में। कहाँ उगाया जाता है, केरल में। तो टैपियोका पौधों की जड़ से प्राप्त होती है और यह कहाँ उगाया जाता है, केरल में। स्पष्ट है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, जड़ और केरल। क्या होगा, जड़ और केरल। टैपियोका जो है ना पौधों की जड़ से प्राप्त होती है और यह कहाँ उगाया जाता है, तो यह केरल में उगाया जाता है। केरल के लोग टैपियोका ये करी में डालकर खाते हैं। ठीक है। करी में डालकर खाते हैं। कहाँ के लोग, आपका केरल के लोग। तो टैपियोका कहाँ उगाया जाता है, केरल में। ठीक है। और टैपियोका जो पौधों की जड़ से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका थर्ड होगा, जड़ और केरल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की ए की कमी से रक्त अल्पता किसकी कमी से होती है, तो आयरन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, आयरन की कमी से आपकी एनीमिया रोग होती है। ठीक है। जब किसी के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर उसको हरी पत्तीदार सब्जियां खाने को कहते हैं। ठीक है। तो हरी पत्तीदार सब्जियां में क्या होती है, आपका विटामिन ए जो होता है ना भरपूर मात्रा में होती है। ठीक है। तो जब शरीर में अल्प रक्तता यानी आयरन की कमी होती है तो डॉक्टर उसे हरी पत्तीदार सब्जियां खाने को कहते हैं। हरी पत्तीदार सब्जियां जैसे आपका पालक होगा। ठीक है। साग सब्जी, तो इसमें अधिक मात्रा में आपका विटामिन ए होती है। ठीक है। पालक में क्या है, अधिक मात्रा में आपका क्या होती है, विटामिन ए होती है। तो अल्प रक्तता की जिसको एनीमिया कहते हैं हम, उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए, तो पालक और खजूर में जो है ना अधिक मात्रा में आपका आयरन होती है। तो जिस व्यक्ति को एनीमिया होती है, जिसके शरीर में खून की कमी होती है, उसको क्या खाना चाहिए, पालक और खजूर खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, पालक और खजूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में लोहा यानी आयरन की क्या होती है, उपलब्धता होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, आयरन, पालक। आयरन जो है ना, आयरन जो है यानी जिसको हम लोहा कहते हैं, लोहा आयरन, इसमें जो है
जब शरीर में कमी होती है आयरन की, तो उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति को क्या खाना चाहिए? पालक और खजूर खाना चाहिए। ठीक है। एनीमिया अल्परक्तता, जिसको शरीर में खून की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, तो उसके खून और ब्लड की जो कमी को पूरा करने के लिए, लोहा यानी आयरन की पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? पालक खजूर खाना चाहिए। पालक क्या है? आपका हरी पत्तेदार सब्जी है। ठीक है। तो पालक और खजूर में जो है ना अधिक मात्रा में आपका क्या पाया जाता है? आपका विटामिन ए पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, लोहा आयरन। तो लोहा आयरन का स्रोत क्या है? आपका पालक और खजूर है। यानी आयरन का स्रोत क्या है? आपका पालक और खजूर है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अंजलि जो है वह नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा क्या है? यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी? अंजलि रेल से यात्रा कर रही है। कहाँ से? नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम की ओर जा रही है। ठीक है। नई दिल्ली से कहाँ जा रही है? तिरुवनंतपुरम जा रही है। तो उस यात्रा के दौरान अंजलि किन किन नदियों से होकर गुजरेगी? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो देखिए, नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने के क्रम में आपको जो है नर्मदा नदी और कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, इन 3 नदियों से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन नदी से? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। इन 3 नदियों से गुजरना पड़ेगा आपको नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने के क्रम में। किस मार्ग से? तो रेल द्वारा। ठीक है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के कौवे लकड़ी के छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्ष पर अपना घोंसला बनाते हैं। कौवे जो है लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है। अब देखिए किसके बारे में कहा जा रहा है? यह संकेत दे रहा है। एक्स कौन है भाई जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? तो यहाँ पर पक्षी का नाम ना दे करके वहाँ पर एक्स लिख दिया है। ठीक है। जो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। अब कौन सा पक्षी है? पक्षी का तो नाम नहीं है, उसी पक्षी का नाम आपको बताना है। तो उस पक्षी का जगह आपका एक्स पक्षी लिख दिया है, तो उस पक्षी का नाम बताना है कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो अपना अंडे जो है कौवे के घोंसला में देती है। कौन ऐसा पक्षी है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। बताइए कौन ऐसा पक्षी है जो अपना स्वयं घोंसला नहीं बना करके दूसरे के घोंसला में अंडा देती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौवे तो अपना घोंसला बनाती है, लेकिन एक्स ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो एक्स कौन पक्षी है? एक्स जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और वह दूसरे के घोंसले में अंडा देती है। बताइए वह पक्षी कौन है? एक्स। राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? देखिए कोयल। कौन है? कोयल। कोयल जो है ना अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल क्या है? अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह दूसरे के घोंसले में ही क्या करती है? अंडे देती है। यानी किसके घोंसले में? कौवे के घोंसले में। कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है और कौवे जो है कोयल के अंडा को अपने अंडे के साथ सेता है। इसलिए कौवे को दीवाना कौवे को क्या कहा है? दीवाना पक्षी कहा गया है। दीवाना पक्षी कहा गया क्यों? क्योंकि वह जो कोयल के जो अंडा होती है उसको अंडे को वो सेता है। ठीक है। और कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के द्वारा बनाए गए घोंसला में ही रहती है। तो एक्स कौन पक्षी थी? कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह किसके घोंसले में रहती है? किसके घोंसले में अंडा देती है? तो कौवे की घोंसले में अंडा देती है। और कौवा जो है वह अपने अंडे के साथ साथ कोयल का भी अंडा को क्या करती है? सेती है। तो कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? तो कोयल। कौन सा पक्षी? कोयल। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से एक और प्रश्न आपका बनेगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाती है? बताइए कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाती है? तो कौवा। इसका आंसर क्या होगा?
कौवा। कौवा जो है अपनी घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाती है। पेड़ की सबसे ऊंचा डाली पर बनाती है कौवा अपना घोंसला को। तो ऑप्शन में आपको दे देगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाली पर बनाती है। ऑप्शन 4 को दे देगा कौवा, ठीक है, दे देगा कोयल, गोराया, भारतीय रॉबिन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौवा होगा। क्या होगा? कौवा होगा, क्योंकि कौवा जो है अपनी घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौवा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में और पूछा भी जाता है। ठीक है, यहाँ एक और है आपका जुलाहा चिड़िया। जुलाहा चिड़िया जिसको बाया पक्षी भी कहते हैं, ये क्या है? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि जुलाहा चिड़िया क्या है। देखिए, जुलाहा चिड़िया जो है आपका, जुलाहा चिड़िया का मतलब होती है बुनकर पक्षी या बाया पक्षी भी इसको कहते हैं। जुलाहा चिड़िया का मतलब होता है बुनकर पक्षी या बाया पक्षी। यह एक ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले को बुनकर बनाता है। जो ये चिड़िया जो है आपका जुलाहा चिड़िया, ये अपनी जो घोंसला, जो इनकी जो घोंसला होती है, इसकी घोंसला जो है यह बुनकर बनाता है अपना घोंसला को, इसलिए इसे बुनकर पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह अपनी घोंसला कैसा बनाता है? बुनकर बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बुनकर पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, बुनकर पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, बुनकर पक्षी यह एक छोटी पक्षी होती है। बुनकर पक्षी क्या होती है? यह एक छोटी पक्षी होती है जो अपने घोंसले को घास, पत्तियों और अन्य सामग्री को बुनकर बनाती है। ठीक है, बुनकर पक्षी जो है अपने घोंसला किस तरह बनाती है? तो घोंसला जो है ना घास, पत्तियों और अन्य सामग्री से क्या है? बुनकर बनाती है। और बाया पक्षी को बुनकर पक्षी भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाया पक्षी को बुनकर पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। बाया पक्षी को टेलर बर्ड या पक्षियों का इंजीनियर भी कहा जाता है। ठीक है, बाया पक्षी को टेलर बर्ड या पक्षियों का इंजीनियर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह अपनी घोंसला जो है बहुत ही कुशलता से बुनकर बनाता है, इसलिए इसको टेलर बर्ड या पक्षियों का इंजीनियर भी कहा जाता है। किसको? आपका बाया पक्षी यानी जुलाहा चिड़िया को। ठीक है, स्पष्ट है? घोंसला देखिए, इसका घोंसला किस तरह बना होता है? तो पेड़ की शाखाओं से यह लटकाते हैं अपनी घोंसला को। ठीक है, पेड़ की शाखाओं से जो घोंसला लटका कर बनाती है। यह कौन सा चिड़िया है? आपका यही जुलाहा चिड़िया है। कौन सा चिड़िया है आपका? बीबर पक्षी यानी जुलाहा चिड़िया है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ से आपका कई प्रश्न आपको हम बता दिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि वाई के जिले एक्स में, ठीक है, वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, एक्स और वाई क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्स के जिले, वाई के जिले एक्स में है। वाई के जिले एक्स में है। ठीक है, तो एक्स कोई राज्य होगा जिसका जिला क्या है? वाई है। ठीक है, वाई के जिले एक्स में। ठीक, वाई के जिले एक्स में। तो वाई के जिले एक्स में मतलब है कि एक्स राज्य होगा, वाई जिला होगा। इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है? देखिए, आपका जो है ना एक्स राज्य है। एक्स राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है आपका कन्नौज जिला। उत्तर प्रदेश में एक जिला है आपका कन्नौज जिला। वहाँ पर बहुत ही मात्रा में आपका गुलाब जल और केवड़ा से इत्र तैयार किया जाता है। ठीक है, गुलाब जल और केवड़ा से बहुत बड़े पैमाने पर आपका इत्र तैयार किया जाता है। कहाँ पर? आपका उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है ना, वो आपका इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ से कोई प्रश्न बना देगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला जो है आपका इत्र के लिए मशहूर है। और वहाँ पर कन्नौज में आपका उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में इत्र जो बनता है आपका गुलाब जल और केवड़ा से जो है ना मिलाकर आपका
बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। ठीक है, आपका कौन सा चीज़? इत्र। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो वाई के जिला एक्स में, तो एक्स आपका राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश है, और वाई जिला है जो कि कन्नौज है। वहाँ पर बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर आपका इत्र तैयार किया जाता है। यह जो इत्र जो है, यह आपका गुलाब जल और केवड़ा से तैयार किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर कन्नौज और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा आपका? कन्नौज और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि दावा ए कहता है आपका, दावा ए है दिया हुआ, उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह ऊपर तैरता है। तो इसका दावा ये कहता है कि जब उबला हुआ अंडा को पानी में डालते हैं तो वह अंडा क्या है? पानी में डूब जाता है, जबकि उसी अंडा को नमक वाली पानी में डालते हैं तो वह अंडा क्या है? पानी के ऊपर तैरने लगता है। इसका तर्क दिया है कि अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है, यानी अंडे को उबाले जाने पर इसका घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है? अंडा पानी के अंदर क्या है? डूब जाता है। अब बताइए इन दोनों में कौन सा कथन सही है? दोनों में कौन सा कथन सही है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए, उबला हुआ अंडा पानी में भरे मग में डालते हैं तो ये पानी में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि अंडा को जब उबाला जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो ये आपका क्या है? आपका कथन जो है, आपका कथन सही है। और इसका तर्क आर दिया है कि अंडों को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है, तो आर भी इसका तर्क सही है। तो ए और आर दोनों क्या है? आपका तर्क सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है कि जब उबला हुआ अंडे को पानी में डालते हैं तो क्या है? वह अंडा पानी में डूब जाता है, जबकि उसी अंडा को जब नमक वाली पानी में डालते हैं तो वह तैरने लगता है। तो इसका कारण क्या है डूबने का? तो डूबने का कारण है कि जब अंडे को उबालते हैं तो उसका घनत्व क्या है? उबला हुआ अंडा का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी में डूब जाता है। जब किसी वस्तु का घनत्व अधिक होगा तो पानी में डूबेगा, और जब वस्तु का घनत्व कम होगा तो पानी पर तैरता है। तो अंडे को जब उबाला जाता है तो उसका घनत्व क्या है? बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी में डूब जाता है। ठीक है, जबकि वही अंडा नमकीन पानी में तैरता है। तो तैरने का मतलब है कि उसका क्या है कि अंडे का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वो तैरता है नमकीन पानी में। तो ए और आर दोनों कथन आपका सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका एक में दिया हुआ ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे कुएं जो है वह सूखे हुए हैं। तो इस स्थिति का मुख्य कारण क्या है? कुआं सूखने का कारण क्या है? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हम देखते हैं आजकल देखते हैं कि बहुत सारे कुएं जो है ना सूख चुका है। तो कुआं सूखने का कारण क्या है? रीजन क्या है कि कुएं जो है ना सूख गया है? कारण क्या हो सकता है? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इसका कारण है आपका, इसका कारण है कि लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाना शुरू कर दिया है। लोग जो है क्या है कि कुएं के आसपास बोरिंग जो है ना, बोरिंग पंप लगाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण क्या है कि पानी जो है, कुएं के पानी जो है ना सूखने लगा। दूसरा कि कुआं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट हो गई है। कुएं के आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी कैसा हो गया है? कंक्रीट हो गई है, जिसके कारण कुएं की पानी सूख गया। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका कथन जो है कुएं के बारे में यदि कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कुआं आजकल सूख चुके हैं, इसका कारण क्या है? तो सूखने का कारण है कि लोग जो है कुएं के आसपास बोरिंग पंप लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, और साथ साथ कुएं के आसपास के जो मिट्टी है वह पथरीली हो गई, कंक्रीटी हो गई, जिसके कारण वहाँ जो कुएं थे उसकी पानी सूख गई। तो इसका कारण क्या है? तो कारण तो दो कारण है
कि उसके कुएं के आसपास लोग बोरिंग लगाना शुरू कर दिया। बोरिंग पंप लगा करके पानी खींच रहे हैं, जिसके कारण से पानी जो है ना, कुएं की पानी सूख गया। दूसरा कि कुएं के आसपास के जो क्षेत्र की जो मिट्टी थी वो कंक्रीटी और पथरीली हो गई, जिसके कारण पानी जो है सूख गई कुआं की। तो आपका जो कथन है, आपका कथन ए और बी आपका सही कथन होगा। ए और बी क्या है, आपका सही कथन होगा कुएं के बारे में। तो ए और बी आपका जो कथन है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका एक में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है बताइए। कि जब बरसात होती है तो बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए मिट्टी तेल का छिड़काव किया जाता है। क्यों छिड़काव करते हैं, इसका कारण क्या है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। जब हम मिट्टी के तेल जल पर छिड़कते हैं तो उसमें जो मच्छर होते हैं तो मच्छर को ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन लेना, वो मिट्टी का तेल जो है ना, जब हम छिड़कते हैं मिट्टी का तेल जब हम डालते हैं पानी में तो उसमें जो मच्छर होते हैं उस मच्छर को ऑक्सीजन जो है ना मिलना बंद हो जाती है मिट्टी तेल डालने से, जिससे क्या है, मच्छर मर जाती है। जिससे क्या है, मच्छर मर जाती है। तो ऑप्शन आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। ठीक है, यानी मच्छर जो पल रहे होते हैं पानी में, उसमें मिट्टी तेल डालने से क्या होता है कि मच्छरों को ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाती है, रुक जाती है, बाधित हो जाती है, जिससे क्या है, मच्छर मर जाती है। मच्छरों की प्रजनन क्षमता क्या है, रोकने के लिए ही हम मिट्टी का तेल पानी में डालते हैं, क्योंकि मिट्टी का तेल पानी में डालने से ऑक्सीजन की जो है संपर्क टूट जाता है मच्छर की और मच्छर मर जाता है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर है? यह प्रश्न न जाने कितने बार आपका पूछा गया है। हम तो 2011 से लेकर क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और यह क्वेश्चन हम कई बार देखे हैं प्रीवियस ईयर में, जो आपका इससे पीछे भी पूछा गया था आपका यह क्वेश्चन। तो बार बार हम आपको कह रहे हैं ना कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेशन भी देखने को मिलेगा आपका एग्जाम में। तो यह कह रहा है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर है? बंगाल की खाड़ी के तट रेखा पर कौन कौन सा राज्य है, ये आपका पूछा जा रहा है आपसे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, बंगाल की तट रेखा पर कौन कौन सा राज्य है। बंगाल की तट रेखा यहाँ पर पूछता है कि प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर है? बंगाल की खाड़ी के तट रेखा पर कौन कौन सा राज्य है बताइए। तो बंगाल की खाड़ी के तट रेखा पर आपका उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। ये सभी क्या है, आपकी बंगाल की खाड़ी के तट रेखा पर स्थित राज्य है। ठीक है, यह क्या है, आपका तट रेखीय राज्य है। तट रेखीय राज्य यानी इसके तट से आपका समुद्र जो है ना सटी हुई है। ठीक है, इसलिए इसको तट रेखीय राज्य कहा जाता है। किसको? उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को। तो प्रदेश जो आपका राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट पर रेखा पर कौन कौन है? आपका उड़ीसा है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये सभी क्या है, आपका तट रेखीय राज्य है। क्या है, आपका तट रेखीय राज्य है, यानी यह समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य है। ठीक है, चलते हैं अगले। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती है और मिट्टी से पोती होती है। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियाँ से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती है और मिट्टी से पोती होती है। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई होती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में है?
भारत के कौन सा राज्य है जहाँ की घर की दीवारें मोटी होती है, मिट्टी से बनी होती है, घर की छतें कांटेदार झाड़ियाँ से बनाई जाती है? बताइए भारत का वो कौन सा क्षेत्र है? भारत के किस क्षेत्र में यह घर पाया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यह भारत का मरुस्थल क्षेत्र, भारत का मरुस्थल क्षेत्र जिसको हम राजस्थान कहते हैं। राजस्थान में जो घर बनाए होते हैं, वहाँ की जो घर होती है, घर की दीवारें आमतौर पर मोटी होती है। घर की दीवारें कैसे होती है? आमतौर पर मोटी होती है और मिट्टी से लिप पोत कर बनाई होती है। मिट्टी से लिप पोत कर बनाई होती है घर। और घर की जो छत होती है, घर की जो छत होती है, वह कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। कहाँ पर? आपका राजस्थान में। कहाँ पर? आपका राजस्थान में। राजस्थान में जो घर की विशेषता होती है, तो वहाँ की जो घर होती है वह मिट्टी से बनी होती है और घर की जो दीवारें हो आमतौर पर मोटी होती है और मिट्टी से लिपी पोती होती है। ठीक है। और घर की जो छतें होती है वह कटीली झाड़ियों से बनाई हुई होती है। तो यह घर कहाँ पाया जाता है? आपका मरुस्थल क्षेत्र में, जो कि मरुस्थल क्षेत्र किसे कहते हैं? राजस्थान को मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है? यहाँ पर राजस्थान न देकर क्या लिख दिया है? आपका मरुस्थल क्षेत्र लिख दिया है। तो हम इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन वही होता है, सिर्फ भाषा को बदल देता है। क्वेश्चन वही होता है, सिर्फ भाषा को बदल देता है। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान न लिख करके मरुस्थल दे दिया है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है कि मरुस्थल क्षेत्र कौन है? तो हमारा राजस्थान है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, मरुस्थल क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दावा ए है। दावा ए कहता है शकरकंद एक जड़ है। अब इसका तर्क आर कहता है यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए शकरकंद पौधों की जड़ से प्राप्त होती है, तो सही कथन है। इसका तर्क आर है यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। सही बात है। शकरकंद को क्या कहते हैं? हम खाते हैं ना शकरकंद को भाई। तो ये दोनों कथन सही है। दोनों कथन क्या है? दोनों कथन सही, यानी ए और आर दोनों कथन सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। दावा ए है। दावा ए है कि झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। काट और जला दिया जाता है। ठीक। इसका तर्क आर दिया हुआ है राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा झूम खेती के बारे में? सही बात है। झूम खेती में खरपतवार को उखाड़ कर क्या है उसको जला देते हैं। ठीक है। तो कथन तो ये सही है। और इसका तर्क आर दिया कि राख मिट्टी में मिल जाती है। जब जलाने के बाद जो उसकी राख होती है, राख जो प्राप्त होती है, वो राख जो है ना मिट्टी में मिल जाती है जिससे क्या है मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। तो इसका ए और आर दोनों कथन क्या है? सही है। और आर एक ही सही व्याख्या करती है। किसके बारे में? झूम खेती के बारे में। किसके बारे में? झूम खेती के बारे में। कि झूम खेती में क्या होती है कि झूम खेती में क्या है कि खरपतवार पेड़ पौधों को क्या है जला देते हैं। और जलाने के बाद जो उससे जो मिट्टी जो उससे जो राख प्राप्त होती है, उससे क्या होता है राख जो प्राप्त होती है वह राख जो है मिट्टी का क्या है उर्वरता को बढ़ा देती है। तो ए और आर दोनों कथन क्या है? सही है। और आर एक की सही व्याख्या करती है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका एक में दिया हुआ है। झूम खेती के बारे में यह सही है। ठीक है। झूम खेती के बारे में क्या है कि खरपतवार को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है और जले हुए से जो राख प्राप्त होती है वह मिट्टी को उर्वरता शक्ति को बढ़ा देती है। तो दोनों कथन क्या है? दोनों कथन सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ए और आर दोनों सही कथन है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन आपका एक में है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दावा ए। ठीक है। दावा ए है केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है।
सही बात है। फार्मर फ्रेंड कहा जाता है केचुआ को। फार्मर फ्रेंड, किसानों का मित्र है कौन? आपका केचुआ। कौन है किसानों का मित्र? केचुआ है। केचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। फार्मर ऑफ फ्रेंड किसको कहा जाता है? आपको केचुआ को कहा जाता है। ठीक है, किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, किसानों का मित्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। तो ये तो सही कथन है कि केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। सही कथन है। तर्क आर जो है, केचुए खरपतवारों को नष्ट करते हैं। केचुए खरपतवारों को नष्ट करते हैं। देखिए, केचुआ जो है ना खरपतवार को नष्ट नहीं करता है। केचुए जो है सड़ी गली पत्तियों को खाती है और खाने के बाद जो उसके शरीर से जो मल निकलती है वह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। तो केचुए जो है ना खरपतवार को नष्ट नहीं करती है, वह सड़ी गली पत्तियों को खाती है, खरपतवार को नष्ट नहीं करती है। तो ये तर्क इसका गलत है। तर्क क्या है? गलत है। लेकिन इसका जो दावा ए है सही है। दावा ए सही है, लेकिन इसका तर्क आर क्या है? गलत है। केचुआ खरपतवार को नष्ट नहीं करती है, वह सड़ी गली हुई पत्ती को खाती है और खाने के बाद उसके शरीर से जो मल निकलती है वह मल जो है ना मिट्टी के उपजाऊ बनाती है। तो यहाँ पर कहता है कि खरपतवार को नष्ट करती है। खरपतवार को तो नष्ट नहीं करती है केचुआ सारी गली पत्ती को खाती है, खरपतवार को नष्ट नहीं करती है। तो इसका तर्क क्या होगा? गलत हो जाएगा। तर्क क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन इसका दावा ये सही है कि केचुआ किसानों का मित्र है। केचुआ किसानों का मित्र है, तो दावा ए सही है, लेकिन इसका तर्क आर गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ए सही है, और लेकिन इसका आर जो है ना गलत है। तो जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन आपका थर्ड में है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि राजीव अपने घर में कंपोस्ट वनस्पतिक खाद करने का मतलब जो पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं, बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अवशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर। राजीव अपने घर में कंपोस्ट खाद बनाना चाहता है, ठीक है, वनस्पति खाद से। तो अवशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए। कौन सा कंपोस्ट जो है ना डालना चाहिए अपने पिट में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो वनस्पति छिलके का मतलब है कि जो पेड़ पौधे से जो प्राप्त होते हैं, फल हुआ, ठीक है, तो उसका जो छिलका, छनी हुई चाय की पत्तियां, कागज, ये सब क्या है? वनस्पति खाद है। ये सब क्या है? आपका वनस्पति खाद है। तो राजीव को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसे डालना चाहिए? तो वनस्पति छिलका, छनी हुई चाय की पत्तियां और कागज जो है ना, यह भी बांस की पत्तियों से बनाई जाती है। कागज जो है ना आपका बांस की पत्तियों से बनाई जाती है, बांस से बनाई जाती है आपका कागज। तो ये सब क्या है? आपका वनस्पति खाद है। तो राजीव को वनस्पति खाद बनाने के लिए वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियां और कागज डालना चाहिए वो अपने पीट में। ठीक है, अपने पीट कॉक में उसको डालना चाहिए। कंपोस्ट की पीट में क्या डालना चाहिए राजीव को? वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियां और कागज, क्योंकि ये सभी क्या है? वनस्पति चीज़ों से बनाई जाती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है बीज के बारे में। बीज क्या है? यहाँ पर कथन दिया सजीव है क्योंकि वह पौधा का भाग है। बीज के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो पहला ही कथन दिया है कि बीज सजीव है क्योंकि वह पौधा का भाग है। दूसरा कथन है निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं। तीसरा कथन है सजीव है क्योंकि यह पौधों में वृद्धि कर सकता है। और चौथा है निर्जीव है जैसा कि यह शोषण नहीं करता है। अब बताइए बीज के बारे में सही कथन कौन है इन चारों में से? तो देखिए बीज क्या है? बीज सजीव है क्योंकि यह एक पौधों में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, बीज क्या है? सजीव है। क्यों सजीव है? क्योंकि यह एक पौधों में वृद्धि कर सकता है। बीज को जब हम डालते हैं जमीन के अंदर तो क्या है? उससे क्या निकलता है? पौधा निकलता है। तो क्या है? वो सजीव है, तब ना उसमें से दूसरा पौधा निकला। तो बीज क्या है? सजीव है क्योंकि यह एक पौधों में
वृद्धि कर सकता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीज से ही पौधे बनते हैं। तो क्या है, बीज क्या है, सजीव है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। चलते हैं अगले प्रश्न के सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। बच्चों के आकलन में आप यदि एक पर्यावरण शिक्षक हैं, ठीक है, तो बच्चों के आकलन के लिए क्या करना होगा आपको, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा, इतना बात समझिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना। बच्चों के बारे में क्या है, गुणात्मक कथन को लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलेखित करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करेंगे। बच्चों के पूर्व अभिलेखों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यह क्या है, बच्चों की पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में यह बच्चों के आकलन करने का सही तरीका है कि बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसका जानकारी अभिलेखित करेंगे। और उसके बाद बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करेंगे, यानी बच्चा पहले क्या सीखा था, अब क्या सीख रहा है, उन दोनों के बीच क्या है, तुलना करेंगे, यानी पूर्व के अभिलेखों के तुलना करेंगे। तो ऑप्शन आपका कौन कौन सही है, ऑप्शन आपका ए, सी और डी सही है। आपका पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में बच्चों के आकलन के लिए यह सही कथन है। कौन कौन, बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन, उसके बाद बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना, उसके बाद बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना। तो ए, सी, डी आपका राइट कथन है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन थर्ड में। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए, सी और डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विद्यालयों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी विद्यालय में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि को जगाना, ये आप क्या है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालयों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है। पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या में, पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इसका कारण है कि बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना। बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है, तो कारण है कि बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना। बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन किया गया है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है बच्चों की पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है।
पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए। एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना कौन सा नहीं है। तो देखिए, करके सीखने वाली गतिविधियां, हाँ ये तो सही है। बच्चों को करके सीखने देने का अवसर देना चाहिए, ये तो सही है। करके सीखने वाली गतिविधियां, विषय संबंधी उपागम, ये तो भी सही है। विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, ये भी सही कथन है। चौथा है तकनीकी शब्दावली को जानना। तकनीकी शब्दावली को जानना ये सही नहीं है। एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना में यह सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, तकनीकी शब्दावली को जानना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है, क्यों महत्व है भाई, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो पहला कथन है बच्चों में जिज्ञासा विकसित करना। हाँ सही है, सही बात है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविता और कहानियां का देना का मतलब है कि बच्चों में जिज्ञासा विकसित करना। ठीक है, पहला तो कथन सही है। दूसरा, बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित करना, ये भी सही कथन है। बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है, ये भी कथन सही है। अगला कथन है आपका बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है। सही बात है, ये भी कथन सही है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कविता और कहानियों से क्या है, बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण भी प्रदान होती है, तो ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन आपका ए बी सी आपका राइट कथन है। डी क्या कहता है, विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है, गलत कथन है। तो आपका राइट कथन कौन कौन है, ए बी और सी राइट कथन है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण क्या अभिप्राय रखता है, प्रश्न यह पूछ रहा है आपसे। तो विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हो। जिज्ञासु कहने का मतलब है कि जानने की ज़्यादा इच्छा हो, जिसको जानने की इच्छा हो उसको कहते हैं जिज्ञासु। तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हो, विद्यार्थियों में ज़्यादा जानने की इच्छा हो। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हो। ठीक है, बच्चे पर्यावरण से अधिक सीख सके, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र जो है निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है, किसके सिवाय, यानी किसके सिवाय, बताइए किसके सिवाय, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो सिवाय पाठ्य पुस्तकों को प्रस्तावित जीवन के अनुभवों से बेहतर बनाना। पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर बनाना, यह समर्थन नहीं करता आपका पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र को। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना, यह क्या है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र में से सभी चलन का समर्थन करता है पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना, इसके सिवाय। ठीक है, यानी पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना, इसके सिवाय जो है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र जो है सभी चलन का समर्थन करता है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट एवं अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं। बच्चों के 1 वर्ष की जो प्रगति कार्ड होता है उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, पोर्टफोलियो। बच्चों 1 साल में क्या किया, कितना सीखा,
उसका एक रिपोर्ट जो बनाया जाता है, ठीक है, प्रगति रिपोर्ट, इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो कहते हैं। तो बच्चों को 1 साल की जो डाटा होती है, सीखने की डाटा, बच्चों ने 1 साल में क्या सीखा, प्रगति रिपोर्ट, जिसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, पोर्टफोलियो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी है, क्यों? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। समुदाय जो होता है आपका वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में इसका क्या है, इसको जोड़ा गया है, इसका महत्वपूर्ण इसको माना गया है, किसको, समुदाय को। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, आपका समुदाय। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय क्यों जरूरी है? तो इसका कारण है कि यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। समुदाय जो है वह वास्तविक जीवन में सीखने का मौका देता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में इसको जोड़ा गया है, किसको, समुदाय को। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है? एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता को दर्शाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला कथन है, यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरतों का ध्यान रखती है। दूसरा कथन है, इसमें वास्तविक कहानियां और घटनाएं होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना, एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को दर्शाती है? तो यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखती है। पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक होती है उसमें विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान रखती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, बी कहता है इसमें वास्तविक कहानी और घटनाएं हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अगला इसका कथन देखते हैं। अगला कथन है, यह एकीकृत रूप से प्रकृति और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है। यह भी कथन सही है। यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या केंद्रित करती है। यह गलत कथन है। आपका जो है ना कथन, आपका कौन कौन सा सही कथन है? आपका कथन जो है, आपका कथन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ था, क्वेश्चन यहाँ कि एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कौन सी विशेषता दर्शाती है? एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक कौन सी विशेषता को दर्शाती है? तो यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को जरूरतों को ध्यान में रखती है। ये कथन सही है। इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं होती है। ये भी कथन सही है। और उसके बाद यह एकीकृत रूप से प्रकृति और सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु को प्रस्तुत करती है। ये भी कथन सही है। तो आपका कथन तीनों सही है, ए बी और सी सही कथन है। तो आपका ए बी सी किस कथन, ये जो कथन है आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका एक में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखे का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में एक पाठ है आपका आओ करके सीखे, उस पाठ का उद्देश्य क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। तो उसका उद्देश्य विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में एक पाठ दिया हुआ है, आओ करके सीखे, उस पाठ को देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को अधिक से अधिक करके सीखने का क्या है, मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने, निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण के उद्देश्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? पहला है यहाँ पर, पहला दिया हुआ कथन, पहला ही कथन दिया हुआ है आपका। पहला कथन है कि विद्यार्थियों को
बिंदुओं को याद करने और उनमें अंतर करने के लिए तैयार करना, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। यह पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। बच्चों को रटवाना, याद करवाना, यह पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन गलत। दूसरा, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, हाँ ये कथन क्या है, सही है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये कथन सही है। इसका आगे कथन है, दूसरा सी है। सी कथन है कि विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए तैयार करना, ये कथन गलत है। विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए तैयार करना, यह पर्यावरण अध्ययन का क्या है? पर्यावरण अध्ययन का क्या है? यह उद्देश्य नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करना, यह पर्यावरण अध्ययन का क्या है? उद्देश्य नहीं है। तो ये भी कथन क्या है? गलत है। पर्यावरण कहता है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं आप, पर्यावरण किताब पढ़ते हैं तो वो कहता है कि आप एक दूसरे की संस्कृति को स्वीकार नहीं कीजिए, ये कहता है? नहीं, ये कथन क्या है आपका? गलत है। विद्यार्थी को जिम्मेदार नागरिक बनाना, हाँ ये कथन सही है। पर्यावरण अध्ययन पढ़ने से क्या है, विद्यार्थी जो है ना, इसका उद्देश्य है विद्यार्थी को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। तो ऑप्शन आपका कौन कौन सा सही कथन है बताइए? तो सही कथन है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, यह पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। और विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना, यह पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। तो आपका जो है बी और डी आपका राइट कथन है। बी और डी आपका राइट कथन है, जो कि किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन आपका सेकेंड में दिया हुआ है, बी और डी। सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया। खाली स्थान देने का कारण क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। क्या कारण है? तो विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए, विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए क्या होगा आपका राइट आंसर? क्या होगा आपका राइट आंसर? क्या होगा आपका राइट आंसर? एक हो जाएगा। यही कारण है खाली स्थान देने का। पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान देने का कारण है विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देना। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है, दिया हुआ आपके सामने है। प्रश्न कहता है कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं करने का कारण क्या है? कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक नहीं है, तो पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं करने का कारण क्या है? पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण की किताब को जोड़ने का कारण क्या नहीं है? क्या है, क्यों नहीं जोड़ा गया, इसका कारण क्या है? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। किस कारण से कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक को नहीं जोड़ा गया है, यह कारण आपसे पूछ रहा है। पहला यह कथन है विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं। ठीक है, सही बात है। विद्यार्थी जो है ना, कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो विद्यार्थी होते हैं वह जो है अपने आसपास के परिवेश से सीखते हैं, ये तो सही कथन है। पर्यावरण तो ऐसा ही सीखते हैं ना जी। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने आसपास पड़ोस के वातावरण से सीखते हैं, पर्यावरण से सीखते हैं, तो कथन सही है। उसके बाद दूसरा कथन है, कथन बी है कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं। ये तो बात गलत है, ये गलत बात है। कथन बी गलत है। कथन सी है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है। ये भी कथन आपका गलत है। प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठचर्या के भार को कम करना, प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठचर्या के भार को कम करना, ये आपका कथन सही है। पाठचर्या
कि भार को कम करने के लिए ही कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक को नहीं जोड़ा गया है। तो ऑप्शन आपका कौन कौन सही होगा? ऑप्शन आपका जो है कथन जो है आपका ए और डी आपका राइट कथन होगा। यानी कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की है। इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है कि विद्यार्थी जो है संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं। विद्यार्थी अपना जो है ना परिवेश से सीखते हैं। उसके बाद प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठचर्या के भार को कम करना है। इसलिए कक्षा 1 और कक्षा 2 में पाठ जो है कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो आपका पर्यावरण अध्ययन है इसको नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये लास्ट प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता या करती है जो वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। वैसा शिक्षक को क्या मानेंगे हम? शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का वैसा शिक्षक को हम क्या मानेंगे? दक्ष शिक्षक मानेंगे। ठीक है, वैसा शिक्षक को क्या मानेंगे? दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक मानेंगे, क्योंकि वैसा शिक्षक जो बच्चों के वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित शिक्षण शास्त्र प्रक्रिया को प्रयोग करती है, वैसा शिक्षक को हम दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक मानेंगे। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका 7 फरवरी 2023 को जो आपका सीटेट पेपर 1 में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न समाप्त हुई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में फॉरवर्ड जरूर करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बच्चों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।